दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसने 2 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक का किरदार निभाया। जी हाँ, और जिन्होंने अपने 25 वर्ष के करियर में अपनी अदाकारी के रंगों से हमारे इस जीवन में कई सारे रंग भरे और जिन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ अदाकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड खुद ही खरीदा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री विंड में। दोस्तों ऋषि कपूर साहब का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1952 मुंबई कपूर फैमिली में। कपूर फैमिली से दोस्तों आप भी वाकिफ हैं, हम सब वाकिफ हैं कि कपूर फैमिली पिछले 87 वर्षों से 87 ईयर्स से भारतीय सिनेमा में है। मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि अगर मैं कपूर फैमिली को एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एक अदाकारी की एक सल्तनत है और उसी सल्तनत की एक तीसरी पीढ़ी का शहजादा ऋषि कपूर। दोस्तों आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि एक मूवी आई थी श्री 420, उसका एक गाना बहुत सुपर डुपर हिट रहा था, प्यार हुआ इकरार हुआ। उस गाने में 2 साल के बच्चे का जो किरदार है ऋषि कपूर साहब ने निभाया है। उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि उसकी शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर साहब नहीं कर पा रहे थे, छोटे थे, यकीनन एक बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस वक्त पे। Now in that shot it's supposed to be raining and there are 3 kids just walking on the pavement left to right and that's all. That's their job. I for one couldn't bear the rain because when they used to start the rain, the water used to go into my eyes and I would start crying. I was all of 2. So they just couldn't do the shot. There, Nargis ji, who was the heroine of the film, she said to me that she would give me a bar of chocolate if I gave the shot right. And there you had it. The next shot was absolutely open eyes, walking straight in the rain and stood the chocolate. So I threw star tantrums at the age of 2. दोस्तों ऋषि कपूर जिन्हें इंडस्ट्री में कहा जाता था स्कूल ऑफ एक्टिंग, इनका एक और नाम भी था चिंटू। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इनका नाम चिंटू पड़ा कैसे। तो इनके जो बड़े भाई रणधीर कपूर साहब, वो इन दोनों स्कूल में उन्होंने एक पहेली सीखी थी कि छोटे से चिंटू मियाँ लंबी सी पूंछ, जहाँ जाए चिंटू मियाँ वहाँ जाए पूछ। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बड़े भाई रणधीर कपूर साहब मेरे से जो 5 साल बड़े हैं, तो वो अपने स्कूल में उन्होंने नई नई कविता सीखी थी, एक रिडल जिसे कहते हैं ना, पहेली, कि छोटे से चिंटू मियाँ लंबी सी पूंछ, जहाँ जाए चिंटू मियाँ वहाँ जाए पूंछ। तो बोलो क्या? तो सुई धागा का था। तो वहाँ से वो उन्होंने मुझे चिंटू बनाना शुरू कर दिया मेरे भाई ने, और आज तक मैं झगड़ा कर रहा हूँ यार, तुझे और कोई नाम नहीं मिला था चिंटू रखने से पहले। इस पहेली के चलते रणधीर कपूर साहब ने अपने छोटे भाई ऋषि कपूर का नाम रख दिया चिंटू, और ये चिंटू बड़ा शरारती था। बड़ी पिटाई हुई है इनकी अपनी माँ से। When I was young, I was very naughty, very extremely naughty kid. You know, I used to jump into the problem. It's not the problem came to me. Problem attracted me. I had to be there. I used to be beaten up by my mother all the time, always being slapped, doing something or the other, and I used to cry. And whenever I cried, I went in front of the mirror to see how I looked, how I felt when I was crying. So Shashi Kapoor always said to me, and he said, whenever you were young, we know you're going to be an actor because all the time you were all acting in front of the bloody mirror. दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ऋषि कपूर साहब की जिंदगी का कि घर में बैठे हुए हैं ऋषि कपूर साहब, उनके फादर और उनकी मम्मी। खाना खा रहे हैं ऋषि कपूर साहब, बड़े मन से खाना खा रहे हैं। My parents and myself were sitting, and my father asked my mother if he could take me as to play the young Joker. Now I was sitting on the table eating food, and suddenly my heart popped up into my mouth. And he was aware that I was schooling, and my mother said, I don't mind as long as it doesn't interfere in his studies. Mommy, it didn't make any difference whether I worked it or not. Studies were never there. Now all this I am hearing and pretending as nothing is actually happening to me. But my heart is in my mouth and I don't know what to do. So I excuse myself from the table, wash my hands, go to my room, go to my study table.
I pulled out from my drawer a foolscap sheet and thereon I started practicing my autograph. Yeah. And this is when I am all of, I think, 14 or 15 years of age. दोस्तों, इस मूवी का एक किस्सा और भी है कि इस मूवी के बाद राज कपूर साहब कर्जे में आ गए थे। जी हाँ, क्योंकि मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाया हुआ था। हालांकि वो पिक्चर बहुत बाद में हिट हुई, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था वो, लेकिन उस वक्त हमारी जनता यानी कि हम लोग ऐसी पिक्चरों के लिए तैयार नहीं थे, तो हमें वो पिक्चर उतनी नहीं भाई। He was extremely disappointed because Mera Naam Joker was his favorite film. At that time when the film did not work, I know for a fact that he was very dejected. जिस वजह से राज कपूर साहब कर्जे में आ गए, अब जवाबदेही तो बनती है। Today, Mera Naam Joker is the biggest profit point in my organization. Amazing. When they did not understand the film that time, today is greatly appreciated. Especially the first part my brother played with Simi ji. इसके लिए फिर राज कपूर साहब ने सोचा कि मुझे जल्दी से कोई एक हिट पिक्चर निकालनी पड़ेगी जो जनता जिसे पसंद करे और मैं इस कर्जे से मुक्त हो जाऊं। तो इसके चलते ऋषि कपूर साहब की सबसे सुपर डुपर हिट मूवी बॉबी 1973 जो राज कपूर साहब ने बनाई, और इस मूवी ने जो रिकॉर्ड तोड़े, 2 साल तक, पूरे 2 साल तक यह मूवी इस पूरे भारतीय सिनेमा घरों में चली और इसकी 100 रुपए की टिकट 3-3 हज़ार में बिकी है। I happened to be in Bobby. Bobby was made for Dimple, not for Rishi Kapoor. I happened to be in the film because the part 1 of Joker was widely and was accepted. They appreciated it. That's why I came into the film. और एक बड़ा ही खास किस्सा है कि इसी मूवी के लिए ऋषि कपूर साहब ने 30,000 रुपए देकर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी खरीदा था। हाँ दोस्तों, इस बात के लिए ऋषि कपूर साहब खुद कहते हैं कि मेरी नादानी थी, मैं बच्चा था, 18 साल की उनकी उम्र थी उस वक्त, कि 18 साल का बच्चा क्या समझता है। मैंने एक ऐसा पुरस्कार के लिए मैंने पैसे दिए मैंने, हाँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसका मुझे आज तक दुख है, लेकिन हुआ तो है साहब। बॉबी का अवार्ड आपने खरीदा बेस्ट एक्टर का? जी। 30,000 रुपए देकर? जी। तो ये मैंने किया, और जिसके लिए मैं आज तक मैं। और अमिताभ बच्चन आपसे नाराज हो गए इस बात पर? अमिताभ बच्चन को ये लगता था कि जंजीर के लिए उनको वो अवार्ड मिलना चाहिए था, और उनको ये पता लग गया कि अवार्ड आपने खरीदा है। मैंने अपनी तरफ से बेईमानी की। और इसी घटना के चलते ऋषि कपूर साहब और अमिताभ बच्चन साहब में करीब 3 साल तक बातचीत नहीं हुई। हालांकि दोनों ने कभी इसको आमने सामने बैठकर डिस्कस नहीं करा, ना कभी शिकायत करी, लेकिन दोनों को पता था कि हम दोनों की बातचीत किस वजह से बंद है। हालांकि बाद में रिश्ते सुधरे, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ, कई सारी मूवीज़ उन दोनों ने साथ में करी। और अभी ऋषि कपूर साहब के निधन पर बहुत भावुक थे अमिताभ बच्चन साहब। उन्होंने लिखा कि मैंने अपना एक बड़ा ही खास दोस्त खो दिया है और मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बच्चन परिवार और कपूर परिवार आपस में बहुत क्लोज हैं, एक रिश्ता है उनका आपस में। तो दोस्तों, अब अमिताभ बच्चन साहब का जिक्र आया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन साहब और ऋषि कपूर साहब की एक सुपर हिट मूवी रही अमर अकबर एंथनी। बिल्कुल शुरुआत में मूवी शुरू होती है, एक सीन आता है कि एक माँ बिस्तर पे लेटी हुई है और एक ब्लड की बॉटल है जिसमें उसके 3 बेटे अपना ब्लड दे रहे हैं उस बॉटल में, और वहां से एक पाइप जा रहा है जो माँ को ब्लड दे रहा है। दोस्तों, कैसे पॉसिबल है ये बात? तो यही सवाल बच्चन साहब ने डायरेक्टर से कहा कि यार ये कैसे पॉसिबल है ये कि एक ही ब्लड की बोतल में 3 लोग खून दे रहे हैं और वहां से एक बंदे में खून जा रहा है। We have the opening scene of the film where 3 brothers are lying in hospital and one tube is going from each one of their veins into one lady. I said, "Man, this is atrocious. This is not permissible in medical history. Forget cinema." इधर चुपचाप बैठा रहे तो कुछ मत बोल, अभी देखना क्या होता है। And when the film was released, when this shot appeared in the opening sequence, there was huge applause in the audience. So obviously my knowledge of cinema is useless and Manmohan Desai was much better. दोस्तों, राज कपूर साहब ऋषि कपूर साहब के फादर होने के साथ साथ उनके गुरु भी थे। राज कपूर साहब ने ऋषि कपूर साहब को बिल्कुल स्वतंत्रता दी काम करने की। हमारे साथ क्या होता था कि जब हम नए नए थे
मैं फिल्म बॉबी की बात कर रहा हूँ, तो हम गलतियाँ करते थे, हमको आते ही कुछ नहीं था, हमें बताया जाता था। तो जब रीटेक पे रीटेक होते थे तो director who was my father then, he is no father, he is a director on the sets. No daddy, papa, bauji, mama, anything, nothing. It's just saap and what the shot is. So he had a code word. His code word was, he used to ask his chief assistant director, how was the shot? So he used to say, oh God, and he used to take a shot and said, that is very good, Rahul, very good. Khan Sahab, shot kaisa hai? So that's the code. जी एक और चाहिए, मेरा साउंड ठीक नहीं, अरे यार दिस इज सॉरी योर शॉट वाज डैम गुड बट आई वांट द सेम थिंग अगेन एंड देन ही वुड पास द इंस्ट्रक्शन। देखो वो जो हाथ जो था ना तुमने ऐसे कवर किया तो वो मत करो और ऐसा करो। राज कपूर साहब ने स्वतंत्रता जिस हिसाब से दी ऋषि कपूर साहब को, उसमें एक बात ये भी है कि उन्होंने कभी उनके किसी भी डांस स्टेप के लिए कोरियोग्राफर को हायर नहीं करा। ये सवाल ऋषि कपूर साहब ने एक बार उठाया भी कि कोई कोरियोग्राफर क्यों नहीं है। बॉबी में मेरा पहला जिंदगी का पहला गाना मुझे गाना था, मैं शायर तो नहीं। मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मुझे गाना भी, पहले हीरो तो बन रहा तो मुझे गाना गाना पड़ेगा। तो सेट्स पे पहुंचा, चीफ असिस्टेंट जो था, तो मैंने उनसे पूछा यार वो आज के डांस में डांस मास्टर या कोरियोग्राफर कौन है? तो बोले कोई नहीं आया अभी तक। हाँ कोई नहीं आया, क्या हुआ? तो मैं पूछा साहब कोई डांस लगता है नहीं, इसी क्या क्यों, क्या ज़रूरत क्या है? तुम गाना गाओ, खड़े हो गाना गाओ। तो मुझे तो आता नहीं, इससे सब आ जाएगा, गा के देखो। तो हुआ ये कि उनका ये सोचना था कि अगर कोई डांस मास्टर में लाता तो तुम उनकी नकल करते, वो दिखाते, और वो उनकी नकल तुम्हारे सीनियर एक्टर्स ने की हुई है। तो लोग बोलते अरे देखो यार ऋषि कपूर राजेश खन्ना की कॉपी कर रहा है, या धर्मेंद्र की कॉपी कर रहा है, या शशि कपूर की कॉपी कर रहा है, क्योंकि डांस मास्टर सिखाता ना क्या करने को। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी खुद की छवि बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, ऐसे तुम गाओ। तो अब आप जब देखोगे मैं शायर तो नहीं गाना, तो मैं कितना ऑकवर्ड हूँ उस गाने में। कभी हाथ ऐसे उठाया जैसे पुलिसमैन उठा रहा है, जैसे मैंने ऐसे किया हुआ, मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल, ना कि अभी आता है कुछ भी, मुझे तब भी कुछ नहीं आता था, अभी कुछ नहीं आता। अमिताभ बच्चन साहब एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे ऋषि कपूर साहब के लिए कि गाने की लिपसिंग में जिस तरीके से होठों को मिलाते थे ऋषि कपूर साहब, ऐसा फन किसी और कलाकार में नहीं है। अब ये जो फन था ऋषि कपूर साहब का, यही फन उन्होंने दिया रणबीर कपूर साहब को, जो कि बड़े चर्चित कलाकार हैं। और शायद ये एक बाप और बेटे की ज़िंदगी में पहली बार ये किस्सा हुआ होगा कि रणबीर कपूर साहब ने एक मूवी के सेट से काम करते हुए कॉल करा अपने फादर को और पूछा कि पापा मुझे गाने कुछ टिप्स दीजिए कि मेरा इस गाने का शूट चल रहा है तो मैं इसको कैसे करूं। एक बार रणबीर ने मेरे को फ़ोन किया, बस एक ही बार उसने मेरे साथ मुझसे पूछा है कि आप कोई मुझे टिप दे सकते गाना गाने के लिए, मुझे बड़ी हो रही है। ऐसे तुम यार राज कपूर के पोते हो, ऋषि कपूर के बेटे, और तुम पूछ रहे हो मुझसे ये? तो बोले मुझे नहीं आता। ऐसे मैंने इतना ऊंचा गाओ कि तुम्हारी नसें यहाँ से दिखनी चाहिए, फुलनी चाहिए, कि लगना चाहिए ऑडियंस को कि नहीं यार वाकई गा रहा है ये गाना। तो मैंने ठान ली थी कि मैं जब भी फिल्म में काम करूंगा ये बात तो जरूर अमल करूंगा कि ऐसी लगना चाहिए ऑडियंस को कि हाँ यार बजाता है। दोस्तों एक फिल्म ऐसी भी रही जिसमें रोल करने से ऋषि कपूर साहब ने मना कर दिया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ 1985 में रिलीज हुई प्यार झुकता नहीं। अपनी व्यस्तता के चलते ऋषि कपूर साहब इस फिल्म में अपना किरदार नहीं कर पाए, या उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं काम कर सकता। और उनके मना करने के बाद ये रोल ऑफर किया गया मिथुन चक्रवर्ती साहब को, और बखूबी उन्होंने इस रोल को किया। और मिथुन चक्रवर्ती साहब की हिट मूवीज में से एक है प्यार झुकता नहीं। दोस्तों उस वक्त ऋषि कपूर साहब काफ़ी व्यस्त रहते थे। वो दौर था, उन्हीं का दौर था वो, कि पूरी रात उनकी शूटिंग में निकलती थी। और इसी रात की शूटिंग की वजह से ही उन्होंने एक और स्क्रिप्ट नकार दी थी काम करने से। फिल्म की थी मैंने सागर, और सागर किनारे रातें हमने शूटिंग की है। शाम को 7 बजे शिफ्ट होती थी और सुबह जैसे सूरज महाराज उगते थे तो पैकअप होता था। तो यानी कि मैं जब घर आता था तो बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, और जब मैं काम पे जा रहा था तो बच्चे सोने जा रहे होते थे। ऐसा कुछ सिलसिला था। तो मुझे नफरत सी हो गई यार, नाइट से मेरे से काम नहीं होता, रात को मेरे से काम नहीं होता, मैं तो कुछ पागल ही ऐसा हो गया था। तो एक प्रोड्यूसर साहब मुझे कहानी सुनने के लिए बड़े उतावले थे वो मुझे सुनाने में। तो मुझे वक्त नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं आपकी शूटिंग पे आ जाता हूँ और आप कहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगा। रास्ते में हम एक स्टूडियो से दूसरे। तो मैं मड आइलैंड में शूटिंग कर रहा था, मुझे जाना था आर के स्टूडियो। तो मेरी खुद की एक वैन होती थी, तो मुझे रास्ते में सुना देना, वेरी गुड। तो आया उस दिन, तो पहले इधर उधर की बातें हुई, और फिर बोला कि हाँ भाई चल अब तू कहानी सुना।
तो उसने शुरू किया, उसने कहानी के साथ, कहानी बड़ी सिंपल है, पता नहीं, आई मीन ट्राइंग टू टेल यू, कहानी एक रात की है कि एक बार होता है ये कि एक लड़का, मैंने बोला एक मिनट क्या बोला तूने? मैंने कहा, मैंने अभी तक शूटिंग, मैंने कहानी शुरू नहीं की, तूने क्या कहा, क्या है? मैंने कहा जी पिक्चर की पूरी जो कहानी है वो एक रात की है। तो ऐसे मतलब तू दिन भर पूरी पिक्चर में रात की शूटिंग करेगा? ऐसे बिल्कुल। ऐसे तुकाराम, हाँ, गाड़ी रोको। मैंने कहानी बगैर सुने उसको बोला यार माफ करो यार, मैं पिक्चर तो नहीं करता, मैंने पिक्चर की कहानी नहीं सुनी। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऋषि कपूर साहब की लव लाइफ के बारे में। और हम सभी जानते हैं उनकी वाइफ नीतू सिंह कपूर जी को, दोनों का बड़ा ही प्यारा कपल है दोनों, और बड़ा अच्छा रिश्ता भी है दोनों का। लेकिन ऋषि कपूर साहब का पहला प्यार नीतू सिंह जी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उनका पहला प्यार था एक पारसी लड़की यास्मीन मेहता। और यास्मीन मेहता ने ऋषि कपूर साहब को एक अंगूठी दी थी, जो बॉबी मूवी की शूटिंग के दौरान डिम्पल कपाड़िया जी ने वो अंगूठी ऋषि कपूर साहब से लेकर अपनी उंगली में पहन ली। अब इसी दौरान जब राजेश खन्ना साहब ने डिम्पल कपाड़िया जी को प्रपोज करा तो उन्होंने उनके हाथ में अंगूठी देखी, वो बड़े नाराज हुए और गुस्से में उन्होंने वो अंगूठी समुंदर में फेंक दी। लेकिन डिम्पल कपाड़िया जी से ऋषि कपूर साहब को ना कभी मोहब्बत थी, ना ही वो कभी आकर्षित थे, बस उनके साथ काम करते थे। जो सच है वो ऋषि कपूर साहब ने खुद ही इस तरीके से बयान किया है। अब बात करेंगे दोस्तों कि नीतू कपूर और ऋषि कपूर साहब दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि ऋषि कपूर साहब दिल्ली आए थे किसी की सगाई अटेंड करने के लिए, और यहाँ पे उनकी सगाई करा दी गई नीतू जी से। उस वक्त हम जानते थे, बट वी गॉट सीरियस ओनली अ ईयर और सो बिफोर। मैं आया था दिल्ली किसी और की मंगनी के लिए, और मैं चुपचाप से लोगों ने मेरी मंगनी उसके साथ करा दी। इसे कहते हैं डेस्टिनी। दोस्तों नीतू जी बहुत प्यार करती हैं ऋषि कपूर साहब से। एक दिन इन्होंने बोला मेरे को कि तू मेरे साथ नहीं थी, आई वाज मिसिंग यू। सो आई सेड व्हाई वर यू मिसिंग मी? सी आई डोंट नो बट आई लाइक टू शूट विद यू। दैट्स द टाइम आई रियलाइज दैट ही काइंड ऑफ लाइक्स मी। फिर मैंने को बोला कसम खाओ, कसम खाता हूँ, ऐसे स्वेयर करो, उंगलियां बताओ, नॉट क्रॉसिंग योर फिंगर्स, यू नो वी वर चिल्ड्रन, सो स्टूपिड बातें करते थे। सो लाइक दैट इट वाज जस्ट, आई थिंक इट वाज वेरी चाइल्डिश, बट वी गॉट यूज्ड टू ईच अदर। एंड फिर अभी चाइल्डिश है तो भूल जाए, अभी 40 पे हो गया था। बचपन में जो गलती हो गई माफ कर दो यार। कुछ इसी प्रकार का रिश्ता था नीतू सिंह जी का और ऋषि कपूर साहब। और इसके चलते उन्होंने अपनी माँ से कई बार पिटाई भी खाई है, क्योंकि इनकी माँ चाहती थी कि आप इंडस्ट्री में काम करिए, लेकिन वो इंडस्ट्री के किसी भी लड़के के साथ नीतू सिंह जी को देखना नहीं चाहती थी उनकी पर्सनल लाइफ में। अब बात करते हैं कि बाप और बेटे के रिश्ते की। तो अक्सर हमें सुनने में आया है कि ऋषि कपूर साहब और रणबीर कपूर में क्लोजनेस ज़्यादा नहीं थी, एक डिस्टेंस मेंटेन था। इस बात को ऋषि कपूर साहब ने एक्सेप्ट भी किया और उन्होंने बताया कि मैं पुरानी विचारधाराओं का हूँ। उसके जो संस्कार हैं ज़्यादातर तो उसकी माँ ने उसे दिए हैं, लेकिन एज अ होल आई फील दैट मैन स्टिल loves his father and doesn't treat him like a pal, like a buddy. मैं जानता हूँ कि इन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को दोस्त जैसे मानते हैं। मैंने मेरा रिश्ता मेरे बाप के साथ कभी ऐसा नहीं था, और मैंने जानबूझ के ये रिश्ता मैंने अपने बेटे से भी नहीं रखा। हो सकता है कि हमारे बीच में एक शीशे की दीवार हम देख सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकते। हो सकता है हम देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये चाहते हुए कि आप मुझे वो पोजीशन जरूर दें कि मैं आपका बुजुर्ग हूं, मैं आपका बाप हूं, मैं आपका दोस्त नहीं हूं। बिकॉज मैंने दादा के साथ मेरे बाप को देखा था, मेरे बाप ने मेरे साथ किया ना, आई वांटेड दैट विद रणबीर। नो, जब आपने पूछा कि आपने रणबीर को क्या दिया है, मैंने ये दिया है रणबीर को कि तुम अपने बड़ों की इज्जत करो और बाकी तुम जिंदगी में जो चाहते करो, लेकिन ये दीवार जो है जो हमने खड़ी की है वो मैं चाहता हूँ कि ऐसी रहे। इसके चलते कई बार ऐसा भी हुआ कि ऋषि कपूर साहब को प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स कॉल करते थे, तो वो बोलते थे कि मेरा रणबीर से इंट्रो करवा दीजिए, तो ऋषि कपूर साहब गुस्सा हो जाते थे
इस बात का मुझे बड़ा वो अफसोस होता है कि कुछ प्रोड्यूसर्स मुझे फ़ोन करते हैं, डायरेक्टर मुझे फ़ोन करते हैं, यार हमारी इंट्रोडक्शन करा दो। तो मैं उन लोगों से ज़रूर कहता हूँ कि मैं रणबीर का बाप हूँ, उसका सेक्रेटरी नहीं है। उससे बात करनी, उससे बोला, उसे कहानी सुनाओ। अब मुझसे कहानी सुना कि क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर कोई डिसीजन देता होता तो मैंने तो कभी भी रणबीर को बर्फी नहीं करनी होती देता मैं बोले ये क्या पिक्चर है यार, जो गूंगा है, बहरा है, उसके ऊपर पिक्चर कैसे बनाओगे तुम? और दोस्तों, रणबीर कपूर भी एक लौती ऐसी शख्सियत है उस खानदान में जिसने शायद सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी है, सबसे ज़्यादा नंबर आए। जब रणबीर कपूर साहब को 55% मिले थे तो पूरे खानदान में मिठाई बटी थी कि भाई लड़का पास हो गया। दोस्तों, पेशावर में है एक हवेली कपूर खानदान की, पुश्तैनी हवेली, जहाँ पे इनके दादा परदादा का जन्म हुआ। तो ऋषि कपूर साहब को बड़ा लगाव रहा उस हवेली से भी। एक बार 1990 में ऋषि कपूर साहब अपनी उस हवेली को देखने गए थे, तो उन्हें बताया गया कि यहाँ पे आपके दादा का जन्म हुआ वगैरह वगैरह चीज़ें। तो वहाँ से लौटते वक्त ऋषि कपूर साहब वहाँ की मिट्टी ले आए थे। ऋषि कपूर और शक्ति कपूर दोनों भाई आए थे और लोगों ने इस्तकबाल किया बहुत अच्छी तरीके से। अपने घर पे चढ़े, घूमे फिरे खूब फर्स्ट क्लास, और यहाँ से फिर मिट्टी भी ले गए थोड़ी सी आपने कि ये हमारे बाप दादा की हवेली है। और उनकी एक बड़ी इच्छा रही कि उनके बेटे रणबीर कपूर उस हवेली को एक बार जाके देखे। वो उन्हें दिखाना चाहते थे, हालांकि इच्छा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी एक कामना भी है कि शायद रणबीर कपूर खुद कभी जाएंगे पाकिस्तान, पेशावर, और अपनी पुश्तैनी हवेली को देखेंगे। और उस हवेली के लिए ऋषि कपूर साहब के मन में एक सवाल भी था। वहाँ जा चुका हूँ, पेशावर जब 1990 में गया था तो मैंने विजिट की थी वो जगह। हाँ। और हमें बताया गया था ये हवेली है जहाँ मेरे पिताजी, वहाँ उनका जन्म हुआ था, मेरे दादा, मेरे परदादा। मुझे सिर्फ एक बात का, मुझे एक सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। मैं जानता हूँ कि मेरे जो बाप दादा जो थे, परदादा, वो अमीर लोग नहीं थे, बहुत कॉमन पीपल थे। तो हवेली उनकी होना ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। वो हवेली के हकदार कैसे हो गए? क्योंकि वो बेचारे गरीब आदमी थे, पुलिस सर्विस में काम करते थे। हाँ। या तो उस वक्त में बहुत कम पैसों में हवेलियां बनती थी तो उन्होंने बना ली होगी अपने बच्चों के लिए, या तो कोई और कारण से। बट ये हवेली है वो इलाका जिसे कहा जाता है किस्सा खवानी, ऐसा कुछ नाम है, किस्सा खवानी। हाँ। और उसके मायने होते हैं दी स्ट्रीट ऑफ स्टोरी टेलर्स। मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा वो पुश्तैनी घर है। मौका अगर मिला इस जिंदगी में तो जाएंगे, अगर नहीं मिला तो यही सोचेंगे कि भाई रणबीर और रणबीर के बच्चे, कभी उन्हें मौका मिला तो वो जरूर जाके देखना कि हमारी शुरुआत इस जगह से। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब ने अपनी एक बायोग्राफी भी लिखी है, अपनी खुद की एक किताब लिखी है जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला। और उनकी बायोग्राफी में एक किस्सा है उनकी दाऊद से मुलाकात का। मैं दुबई उतरा एक शो के लिए जिसमें आर डी बर्मन, आशा भोसले जी थी। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चाय पे आ सकोगे तुम? उस वक्त देखिए 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था। उस वक्त तक एक गैंगस्टर आदमी उनको कहा गया था। तो खैर मैंने नहीं समझा कि इसमें कोई गलत बात है। मैं चाय पे गया, उनने मेरी बड़ी खातिर नवाजी की। तो वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि जब मैंने एक फिल्म तवाइफ की थी और वो पिक्चर बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट थी, मैं हीरोइन जो पिक्चर रहती है अग्निहोत्री का जो किरदार था वो एक तवाइफ बनने को होती है और वो कैसे हीरो जो होता है उसे बचाता है और उसे, तो मेरा उस फिल्म में नाम दाऊद था। तो ये इस बात से बड़े खुश हुए कि तुमने मेरा नाम एक सही तरीके से रोशन किया। अगर वो मुलाकात ना करता तो मैं शायद वो डी-डे में पिक्चर में ऐसे वो हरकतें ना कर पाता जो आपने उसको पर्सनली देख कर सीखी। तो ये भी एक पहलू था उनकी ज़िंदगी का जो कि काफ़ी चर्चा में रहा। दोस्तों, एक किस्सा ऐसा भी है जब राकेश रोशन जी की बात नहीं मानने का ऋषि कपूर साहब को पछतावा रहा। जी हाँ, राकेश रोशन जी और ऋषि कपूर साहब बड़े अच्छे मित्र रहे और राकेश रोशन साहब और ऋषि कपूर साहब दोनों कैंसर से पीड़ित, दोनों ने इलाज कराया। राकेश रोशन साहब जीते, उन्होंने लड़ाई करी और कैंसर से जीत हासिल करी उन्होंने। तो जब ऋषि कपूर साहब न्यूयॉर्क से अपना कैंसर का इलाज करा के हिंदुस्तान वापस आए तो राकेश रोशन साहब को जैसे ही पता लगा कि ऋषि कपूर साहब अपने एक पारिवारिक फंक्शन को अटेंड करने दिल्ली जाने वाले हैं, तो राकेश रोशन साहब ने उन्हें मना किया कि आप दिल्ली ना जाएं, आराम करिए। इस वक्त ये आपकी हालत दिल्ली जाने की नहीं है, आपके आराम करने की, आपको जीतना है, लड़ना है अभी। लेकिन अब ऋषि कपूर साहब का नेचर हम सब जानते ही हैं, सुनते नहीं थे किसी की, उन्होंने नहीं मानी और दिल्ली गए
और वही हुआ जिसका डर था कि दिल्ली पहुंचते ही ऋषि कपूर साहब की तबीयत खराब हुई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि आपकी दुआएं और हमारी दुआओं से वो ठीक होकर वापस मुंबई आए और आते ही उन्होंने राकेश रोशन साहब से कहा कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब काफ़ी सामाजिक व्यक्ति था। आप देखें तो हिंदुस्तान में होने वाली हर चीज़ के ऊपर उनकी एक न एक टिप्पणी आती थी और इंडस्ट्री की वो एक ऐसी शख्सियत रही जो हर जगह मौजूद रही। किसी भी कलाकार की डेथ पर ऐसा नहीं हुआ कि ऋषि कपूर साहब वहाँ मौजूद ना रहे, वो हमेशा सबसे आगे रहे। और आप विडंबना देखिए कि ऋषि कपूर साहब की डेथ पर इंडस्ट्री शामिल नहीं हो पाई। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब काफ़ी सालों तक कैंसर जैसी बीमारी से लड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल जो बॉलीवुड सिनेमा को दिए वो हमारे लिए बहुत हैं, बहुत यादगार हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए है। विदा देना चाहूँगा ऋषि कपूर साहब को कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, उधर के। मेरे पिताजी गाया करते थे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जाना कहाँ, जाना कहाँ। तो दोस्तों, आपसे इजाज़त लेता हूँ और ऐसे ही अनसुने, अनकहे और रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब करिए हिस्ट्री विंग।